दोस्तों, ईरान दुनिया की सबसे बड़ी शिया मुस्लिम आबादी वाला देश जो अपने कट्टरपंथी इस्लामिक कानूनों के लिए अभी पिछले कुछ समय से बहुत चर्चा में है और चर्चा में अक्सर इसे लेकर आती है इसकी मोरालिटी पुलिस, जिसे गश्त ए इरशाद कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, ब्रूमिनेट नाम की एक न्यूज वेबसाइट की माने तो 2014 में लगभग 3 महीने में ही ईरान की मोरालिटी पुलिस ने लगभग 2,20,000 औरतों को पुलिस स्टेशन से ले जाकर एक स्टेटमेंट साइन करवाई थी कि अब वो बिल्कुल सही तरीके से हिजाब पहनेंगी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान किस कदर तक इस्लामिक कट्टर देश बनने की राह में है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जानने वाली है कि क्या ईरान हमेशा से ही इतनी कट्टरवादी सोच का रहा है, और अगर नहीं तो आखिर वो क्या वजहें थी जिसकी वजह से आज हम ईरान को ऐसा पहचानते हैं। आज की अपने इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि आखिर कैसे ईरान एक कट्टर इस्लामिक देश बना। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। बात सितंबर 2022 की है। ईरान में एक महिला की जान चली जाती है। हत्या का आरोप लगता है धर्म रक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाली पुलिस मोरालिटी पुलिस पर। लड़की का नाम था महासा अमीनी, उम्र महज 22 साल। उसके कान से खून बह रहा था। ईरान की हिजाब पुलिस ने बताया कि मौत का कारण था स्ट्रोक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि आखिर पुलिस कस्टडी में एक के बाद एक कितने लोगों को स्ट्रोक क्यों आ जाता है। इसके बाद शुरू होता है संघर्ष। सड़कों से लेकर ट्विटर तक नारे लगने शुरू हो जाते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ईरान में पिटाई से कोई नहीं मारता, सब मरते हैं तो बस स्ट्रोक से। यह मुद्दा था धर्म का, और एक तरफ थी ईरान की धार्मिक सरकार और एक तरफ थे ईरान के लोग। दोनों के अपने अपने सवाल और उनके उलझते हुए जवाब। लेकिन ईरान की इस कट्टरवादी इस्लामिक सोच को समझना शायद उतना भी आसान नहीं है। इसलिए हमें जाना होगा इतिहास में और समझना होगा कि कैसे एक लिबरल स्टेट से ईरान एक कट्टरवादी देश बना। दोस्तों, ऐसे कड़े कानूनों और विरोध प्रदर्शनों का एक अपना इतिहास रहा है ईरान में। जी हाँ, एक दौर वह था जब 1940 के एक दशक में इसी ईरान में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। उसी समय ईरान की कमान थी वहां के पहलवी शाह राजा शाह की। बताया जाता है कि 1936 में उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक कानून बनाते हुए हुक्म जारी किया था। लोग बताते हैं कि उस समय राजा शाह अपने वक्त से बहुत आगे चल रहे थे। उनका मानना था कि अगर हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो ही हम आगे बेहतर समाज बना पाएंगे और मॉडर्नाइजेशन की तरफ बेहतर तरीके से बढ़ पाएंगे। इसके बाद देखा गया कि जब राजा शाह के बाद ये गद्दी जब उनके बेटे मोहम्मद राज पहलवी के हाथ में गई तो उन्होंने भी वेस्टर्न लाइफस्टाइल पर जोर बढ़ा दिया और देश में आधुनिक चीजें लाने पर ध्यान दिया। इसी का असर था कि स्कूलों और कॉलेजों से लेकर पब्लिक प्लेसेस पर लड़कियों और महिलाओं की ज्यादा भागीदारी देखने लगी और अब ज्यादा बेहतर तरीके से लड़कियां आगे आने लगी थी। उस समय देखा जाता था कि तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई से लेकर वहां के बाजारों और पब्लिक इवेंट्स में भी महिलाओं के लिए कोई भी पाबंदी नहीं थी। वो आराम से कहीं भी आ जा सकती थी और जो भी काम वो करना चाहे वो कर सकती थी। आइए कहानी पर एक बार फिर से थोड़ा पीछे चलते हैं 1950 के दशक में। दोस्तों, ये वही दौर था जब दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत। अपनी अपनी ताकत में चूर दुनिया के हर हिस्से पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। और इसी दौरान देखा गया कि अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में मोहम्मद राज पहलवी कुछ ज्यादा ही डूब गए। वहीं आपको बता दें कि 1951 में ईरान में मोहम्मद मुसद्दीक प्रधानमंत्री चुने गए। उन्होंने आते ही ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का फैसला कर लिया था। बताया जाता है कि उस समय ईरान की ऑयल इंडस्ट्री पर ब्रिटेन का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। ब्रिटेन को मुसद्दीक की यह बात खटकने लगी थी और अब ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर मुसद्दीक के तख्तापलट की साजिश बनाते हैं और उनके इस प्लान में मोहम्मद रजा पहलवी भी इनके साथ शामिल थे। इसके बाद मुसद्दीक को अरेस्ट कर लिया जाता है और अब ईरान की गद्दी फिर से मोहम्मद रजा शाह के हाथों में आ जाती है। मुसद्दीक के तख्तापलट के बाद देखा गया कि ईरान में इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स नाराज होने लगे थे। इसके अलावा ईरान में बढ़ते वेस्टर्न लाइफस्टाइल को देखते भी ये इस्लामिक ग्रुप्स पहले ही मोहम्मद रजा पहलवी से नाराज थे और अब तो मुसद्दीक के तख्तापलट ने वहां के आम लोगों को भी खफा कर दिया था। उस समय जब शाह के खिलाफ विरोध तेज होने लगा दोस्तों, तो वहां की औरतों ने एक नया तरीका अपनाना शुरू कर दिया। जिस हिजाब को पहनने पर कभी मनाही हुआ करती थी, अब कुछ औरतें उसी हिजाब को पहनकर शाह का विरोध करने लगी। इसके बाद शाह का निजाम ईरान में खत्म हो गया। आयतुल्लाह खोमैनी वहां के एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। उन्होंने इस क्रांति को जन्म दिया था। उनकी लीडरशिप में ईरान में 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई। अब एकदम से सब कुछ बदलना शुरू हो चुका था। जो ईरानी औरतें पहले खुले बाल लेकर घूमा करती थीं, उन पर अब कानून लागू किए जाने लगे थे। इसके खिलाफ विमेंस डे के मौके पर 8 मार्च 1979 को वहां की महिलाओं ने आवाज उठाने की कोशिश भी की। तेहरान में हजारों महिलाओं ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन आखिरकार 1981 में ईरान में हिजाब पहनना मैंडेटरी कर दिया गया। महिलाओं के खिलाफ कई कानून बनाए गए। 7 साल से बड़ी हर लड़की के लिए हिजाब पहनना जरूरी कर दिया गया था और जो यह नियम नहीं मानेगा उसे 2 से 12 महीनों तक की सजा का ऐलान किया गया। इसके अलावा उनको जुर्माना अलग से भरना होगा। देखा यह गया कि लंबे समय तक मॉडर्निटी और प्रोग्रेस के रास्ते पर
चलने वाला ईरान और समय में पीछे चलना शुरू हो गया था। रातों रात देश को 200 साल पीछे ढकेल दिया गया। बताया जाता है कि 1979 के मार्च के आखिर में एक रेफरेंडम करवाया गया। इसमें 98% से ज्यादा लोगों ने ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के फेवर में वोट किया था और इसके बाद से ईरान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया। आयतुल्लाह खोमैनी के हाथों में गद्दी आ गई थी और इसके बाद नए कॉन्स्टिट्यूशन पर काम शुरू हो गया। नया कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम और शरिया पर बेस्ड था। देखा गया कि नए संविधान के बाद ईरान में शरिया कानून लागू हो गया है। जी हाँ, लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से घटाकर पहले 13 साल की गई और फिर 1982 में उसे और भी कम करके 9 साल कर दिया गया, जिसका मतलब यह है कि 9 साल के ऊपर की बच्ची की शादी करवाना वहां पर कानूनन सही हो गया था। इसके अलावा मेल गार्जियनशिप लॉ लागू किया गया। इस कानून ने महिलाओं से सारी ऑटोनॉमी, फ्रीडम और उनके राइट छीन लिए थे। इस नए मेल गार्जियनशिप लॉ के मुताबिक अब हर लड़की और औरत का एक मेल गार्जियन होना जरूरी हो गया था, जिसकी रिटर्न परमिशन के बगैर वो न कॉलेज में एडमिशन ले सकती थी, ना ही नौकरी कर सकती थी और ना ही शादी कर सकती थी, ना ट्रैवल कर सकती थी, ना प्रॉपर्टी खरीद सकती थी और ना ही बैंक अकाउंट खुलवा सकती थी और ना ही अबॉर्शन करवा सकती थी। दोस्तों, तब से लेकर अब तक ईरान में इस्लामिक कानून ही लागू है और कई तरह की दूसरी पाबंदियां भी लगाई जाती रही हैं। लेकिन इन कानूनों और सरकारों के खिलाफ भी हमेशा से कई एक्टिविज्म और आवाजें उठाई जाती रही हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही एक्टिविज्म चालू किया था सोशल एक्टिविस्ट मसीही एलिनाजेद ने। उन्होंने एक समय हिजाब लॉ के खिलाफ व्हाइट वेडनेसडे नाम का कैंपेन शुरू किया था। इसी के चलते उन्हें 2009 में ईरान छोड़ने पर मजबूर भी होना पड़ा था। बताया जाता है कि उनके इस कैंपेन की शुरुआत एक फोटो से हुई थी, जहां उन्होंने एक फोटो सोशल मीडिया पर डाली जिसमें लंदन की सड़कों पर बिना हिजाब वाली ईरानी औरतों के बाल लहराते हुए दिख रहे थे और यह तस्वीर वायरल हो गई थी। दूसरी ओर भी कई ईरानी औरतों ने ऐसे ही फोटोज शेयर करना शुरू कर दिया था। इस कैंपेन का असर ये हुआ कि दुनिया भर में ईरान की सरकार की थू थू होने लगी। पहले तो फेसबुक पर माई स्टिल द फ्रीडम पेज पर कई ईरानी औरतों ने अपनी ऐसी ही तस्वीरें पोस्ट करना शुरू कर दिया। फिर साल 2017 में एक हैशटैग कैंपेन के जरिए महिलाओं से अपील की गई कि वे हिजाब कानून के विरोध में बुधवार को सफेद हेडस्कार्फ पहना करें। उसी साल 2017 में तेहरान से एक आइकॉनिक फोटो सामने आती है। 31 साल की एक औरत ने राजधानी तेहरान में अपने सफेद हिजाब को झंडा बनाकर लहरा दिया। इसकी सबसे खास बात यह थी कि यह सब उसी इंकलाब चौक पर हुआ जहां पर 1979 की इस्लामी क्रांति हुई थी। इसके बाद मुवाहिद को भी अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन उनकी तस्वीर तब तक वायरल हो चुकी थी और इंकलाब चौक इसके बाद से महिलाओं के विरोध का ठिकाना बन गया। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि ईरान में अब आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी के उत्तराधिकारी अली खोमैनी देश के सुप्रीम लीडर हैं। ईरान में अभी भी सख्त शरिया कानून लागू है और विरोध के सुर आज भी उसी तरह उठते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।